नमस्कार। आज हम भगवती चरण वर्मा के एक बहुत ही चर्चित क्लासिक हिंदी उपन्यास चित्रलेखा पर बात करने वाले हैं। ये 1934 में आया था। जी। हमारे पास इस उपन्यास से जुड़ी कुछ सामग्री है, समीक्षाएं हैं, सारांश है और कुछ आलोचनात्मक विश्लेषण भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास के जो मुख्य विचार हैं, इसकी जो परतें हैं और ये आज भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। और चित्रलेखा को हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है, खासकर इसके दार्शनिक अंदाज के लिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि पाप और पुण्य की जो बहस है ना, उस पर एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक टिप्पणी है। और इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे खोलना। कहानी की शुरुआत होती है गुरु रत्नाकर से। जी। वो अपने 2 शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव को भेजते हैं ये समझने के लिए कि पाप असल में है क्या। हाँ, एक तरह की परीक्षा पर। बिल्कुल। तो श्वेतांक को भेजा जाता है बीजगुप्त के पास, जो एक सामंत हैं, दुनियावी सुखों में डूबे हुए, ऐश्वर्य और भोग विलास वाले। हाँ। और विशाल देव जाते हैं एक योगी कुमारगिरी के पास, जो बड़े तपस्वी हैं, जो बिल्कुल विपरीत हैं वैराग्य और तपस्या वाले। और फिर कहानी में आती हैं चित्रलेखा, एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतिभाशाली नर्तकी। हाँ, और यहीं से कहानी का कह सकते हैं असली ताना बाना बुना जाता है। उनका आना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके रास्ते इन दोनों पुरुषों से टकराते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ एक किरदार नहीं रह जाती, बल्कि इन दोनों अलग अलग जीवन जीने वालों के बीच एक कड़ी बन जाती हैं, या शायद एक कसौटी। हाँ, कसौटी शब्द शायद ज्यादा सही है। मतलब बीजगुप्त का वो सांसारिक जीवन और कुमारगिरी का वो कठोर तपस्वी जीवन। जी। ये सिर्फ 2 रास्ते नहीं, बल्कि 2 अलग फलसफे हैं, और चित्रलेखा के जरिए इनका एक तरह से परीक्षण होता है। सही कहा। और श्वेतांक और विशाल देव, वो दोनों अपनी अपनी जगह इन दुनियाओं को बहुत करीब से देखते हैं, पाप को समझने की अपनी खोज में। यहीं पर उपन्यास की जो बनावट है वो दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यही इसका कमाल है। वर्मा जी ने इसे सिर्फ कहानी कहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये तो जैसे एक दार्शनिक प्रयोगशाला बन गई है। प्रयोगशाला कैसे? देखिए, बीजगुप्त का जीवन एक सवाल खड़ा करता है, क्या सुख भोगना, आनंद में रहना ही पाप है? और कुमारगिरी का तप ये प्रश्न उठाता है, क्या अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को पूरी तरह मार देना ही पुण्य है? अच्छा। उपन्यास इनका सीधा सीधा जवाब नहीं देता। वो पाठक को इन दोनों के बीच छोड़ देता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। ये विचारों का द्वंद्व है कहानी के साथ साथ। और यहीं पर मुझे लगता है बात सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। उपन्यास का जो मुख्य तर्क है, जी, जिसके लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, हाँ, वो ये कि पाप और पुण्य कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमेशा एक जैसी रहे, वो स्थिर नहीं है। बिल्कुल। वो हालात और देखने के नजरिए के साथ बदलती रहती हैं। और फिर वो मशहूर पंक्ति आती है, जिसने न जाने कितनों को सोचने पर मजबूर किया होगा, हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं। हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। हाँ, ये पंक्ति तो जैसे पारंपरिक नैतिकता की जड़ पर ही सवाल उठा देती है। मतलब इसे थोड़ा और समझाएंगे। देखिए, अगर हम इसे थोड़ा खोलें तो ये मानव व्यवहार को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। हाँ, ये कहता है कि हमारे ज्यादातर काम शायद सही या गलत के खांचे में फिट ही नहीं होते। वो हमारी जरूरतों से, हमारी मजबूरियों से तय होते हैं, या उस वक्त के हालात से। अच्छा। और कई पढ़ने वाले, जैसे जितेंद्र कुमार ने अपनी गुडरीड समीक्षा में भी लिखा है, वो इसी को उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी मानते हैं कि ये नैतिकता को परिस्थितियों के आईने में दिखाता है, किसी बनी बनाई परिभाषा में नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उपन्यास नैतिकता को पूरी तरह से खारिज कर देता है, या बस उसे ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा मानवीय नजरिए से पेश करता है, जैसे हम सब हालात के गुलाम हैं? खारिज करने से ज्यादा मुझे लगता है ये उसे जटिल बनाता है, उसे कॉम्प्लेक्स दिखाता है। अच्छा। ये सुझाव देता है कि नैतिक फैसले लेना उतना आसान नहीं है जितना हम अक्सर मान लेते हैं। उपन्यास ये नहीं कहता कि सही गलत का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या कहता है? वो ये पूछता है कि क्या जिसे एक समाज या एक व्यक्ति पाप समझता है, वो दूसरे के लिए सिर्फ एक मजबूरी या जिंदा रहने की जरूरत हो सकती है। ये नैतिकता की सापेक्षता पर जोर देता है, उसकी रिलेटिविटी पर। और उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार था। हाँ, ये बात तो है। अब आते हैं खुद चित्रलेखा पर, उपन्यास की नायिका। जी। कई समीक्षाएं, जैसे विकिपीडिया का सारांश है या सुप्रिया दुबे की टिप्पणी,
वो सब उन्हें एक बहुत मजबूत, एक सेल्फ अवेयर महिला के तौर पर देखती हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस समय की जो सामाजिक रूढ़ियां थीं, जो उम्मीदें थीं औरतों से, उनको वो चुनौती देती हुई दिखती हैं। एक स्वतंत्र शख्सियत। बिल्कुल सही कहा। उनका किरदार तो कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। वो बीजगुप्त के भोग और कुमारगिरी के योग दोनों के लिए एक आईने की तरह काम करती हैं। आईना? कैसे? उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनका प्रेम, उनके फैसले, ये सब बीजगुप्त और कुमारगिरी को भी अपने विश्वासों पर, अपनी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पर अनुराधा गोयल की एक टिप्पणी मुझे याद आ रही है, वो बहुत सटीक लगते हैं। उन्होंने कहा कि उपन्यास के पात्र रिश्तों के जरिए खुद को और अपनी इच्छाओं को खोजते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। और चित्रलेखा सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रही है, वो दूसरों को भी एक तरह से आत्मविश्लेषण के दरवाजे तक ले जाती है। ये बात बहुत अहम है। मतलब उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत नाचने वाली या प्रेम में डूबी स्त्री के तौर पर देखना शायद अधूरा होगा। बिल्कुल अधूरा होगा। उनकी अपनी सोच है, अपनी शर्तें हैं, और वो समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाने से हिचकाती नहीं है। ये चीज उन्हें अपने समय से बहुत आगे का पात्र बनाती है। निश्चित रूप से। और शायद यही वजह है कि वो आज भी पाठकों को इतनी अपील करती हैं। वो परिस्थितियों से जूझती हैं, प्रेम करती हैं, हो सकता है गलतियां भी करती हों, लेकिन उनकी जिंदगी उनकी अपनी शर्तों पर चलती है। ये गुण उन्हें उपन्यास के सबसे यादगार और शायद सबसे जटिल किरदारों में से एक बनाते हैं। वो पाठक के मन में कई सवाल छोड़ जाती हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं कि उपन्यास को लोगों ने कैसे लिया। मतलब इसका स्वागत कैसा रहा? इसे क्लासिक का दर्जा तो मिला ही है। हाँ, वो तो है। और इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। संस्कृत, गुजराती, तेलुगु, मराठी, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। ये दिखाता है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक रही है। जी हाँ, और इसकी जो दार्शनिक गहराई है उसकी काफी तारीफ हुई है। जैसे हमने पहले जितेंद्र कुमार का जिक्र किया था, वो इसे टाइमलेस फिलोसॉफिकल नॉवेल कहते हैं। वहीं कनिष्का मिश्रा हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग पर इसके संवादों की ताकत पर बहुत जोर दिया। संवादों की? हाँ, उनका मानना है कि किरदारों के बीच जो बौद्धिक और दार्शनिक बहसें होती है ना, जी, वही पाठक को असल भी बांधे रखती हैं, कहानी से भी ज्यादा। और अनुराधा गोयल ने भी इसकी भाषा की खूबसूरती और इंसान के स्वभाव की गहरी समझ की तारीफ की है। जी। वो लिखती हैं कि ये उपन्यास हमें अपनी जिंदगी के हालात और नैतिक दुविधाओं पर नए सिरे से सोचने को उकसाता है। बिल्कुल, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसा कि हमेशा होता है। हाँ, कुछ चुनौतियां भी रही हैं पाठकों के लिए। जी। कुछ पाठकों को ऐसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगा है। एक रेडिट यूजर का मैंने पढ़ा, उनका कहना था कि ये किताब है तो छोटी, शायद 180 पन्नों की। हाँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन विचारों से इतनी भरी हुई है कि हर कुछ पैराग्राफ के बाद रुककर सोचना पड़ता है। अच्छा। और भाषा के बारे में भी कुछ मुद्दे रहे हैं। हाँ, भाषा की सघनता। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग ज्यादा है, जो आज के पाठक के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये शायद वर्मा जी की शैली थी, विषय को गंभीरता देने का एक तरीका, लेकिन हाँ, ये इसे हर किसी के लिए उतना आसान नहीं बनाता। और आलोचनाएं भी हुई हैं, मतलब सिर्फ तारीफें ही नहीं हैं। नहीं, आलोचनाएं भी हैं। जैसे तनुज सोलंकी हैं, उन्होंने गुडरीड्स पर लिखा है कि उन्हें ये उपन्यास जरूरत से ज्यादा उपदेशात्मक लगा। उपदेशात्मक मतलब उनका तर्क ये है कि ऐसा लगता है मानो पात्र सिर्फ लेखक के विचारों को आगे बढ़ाने का माध्यम है, उनमें अपना स्वतंत्र जीवन या व्यक्तित्व उतना नहीं झलकता। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। क्या दार्शनिक उपन्यासों में ऐसा खतरा रहता है कि विचार किरदारों पर हावी हो जाएं? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है। एक और समीक्षक हैं गोराब, उन्होंने भी कहानी के बाद वाले हिस्सों में कुछ असंतुलन सा महसूस किया, जैसे शायद दार्शनिक बहसें कहानी के फ्लो को थोड़ा रोकती हैं। अच्छा, में देखें तो ये उपन्यास क्यों पढ़ा जाना चाहिए? इसका महत्व क्या है आज? मुझे लगता है, जैसा अनुराधा गोयल ने भी इशारा किया था शायद। हाँ, वही बात। इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि ये हमें अपनी बनी बनाई नैतिक धारणाओं पर, अपने कंफर्ट जोन पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है। यस, सही और गलत के जो आसान से जवाब होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट वाले, हाँ, उनको ये चैलेंज करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। आज की दुनिया तो और भी जटिल है, नैतिक दुविधाएं पहले से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में चित्रलेखा एक बहुत जरूरी बातचीत शुरू करती है। हाँ, ये उन पाठकों के लिए तो खास तौर पर बहुत कीमती है जो दर्शन में, नैतिकता की उलझनों में और ऐसे साहित्य में रुचि रखते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, आत्मचिंतन करवाए। और ये हमें एक ही मुद्दे पर कई अलग अलग नजरिए भी दिखाता है। बिल्कुल, बीजगुप्त का नजरिया, कुमारगिरी का नजरिया और फिर चित्रलेखा का अपना चुना हुआ रास्ता।
यहाँ तक कि जो पाठक समीक्षाएं हैं वो भी हमें अलग अलग व्याख्याएं देती हैं। ये दिखाता है कि उपन्यास कितना बहुआयामी है। सही कहा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये हिंदी साहित्य की शुरुआती सशक्त महिला किरदारों में से एक को हमारे सामने लाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि इसकी भाषा या इसकी दार्शनिक गहराई कुछ पाठकों के लिए एक चुनौती हो, लेकिन जो लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं उन्हें ये यकीनन एक गहरा, सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव देता है। ये सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने चित्रलेखा के कई पहलुओं पर बात की। नैतिकता की व्यक्तिपरकता का विचार, पाप और पुण्य की वो जटिल परिभाषा जी, और मानवीय कर्मों के पीछे छिपी हुई मजबूरियां। और चित्रलेखा का वो शक्तिशाली किरदार। हमने ये भी देखा कि कैसे वर्मा जी किरदारों और उनके रिश्तों के ताने बाने में गहरे दार्शनिक सवाल बुनते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। उपन्यास का एक केंद्रीय विचार ये है कि हमारे कर्म अक्सर इससे तय होते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, न कि इससे कि नैतिक रूप से क्या सही या गलत है। जरा सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने और दूसरों के फैसलों को सिर्फ अच्छा या बुरा के लेबल से न देखें, बल्कि उन्हें परिस्थितियों और मजबूरियों की रोशनी में ज्यादा परखने की कोशिश करें, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है।